आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और रात के 10 बज चुके हैं। खबरों की शुरुआत करते हैं संभागवार बड़ी खबरों के साथ में और सबसे पहले जयपुर संभाग का रुख करते हैं और यहां हमें बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी काशीराम चौधरी। प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटे में राजस्थान में 2762 नए मरीज मिले हैं, जो कि अब तक का एक रिकॉर्ड है। राजस्थान में पिछले 8 महीने में जब से कोरोना की शुरुआत हुई है, तब से एक दिन में यानी 24 घंटे की अवधि में कोरोना मरीजों की यह संख्या सर्वाधिक है। एक दिन में अब तक के सर्वाधिक मरीज मिलने से प्रदेश में चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। जैसे कि चिकित्सा मंत्री कुछ दिनों पहले ही संकेत दे चुके थे कि जिस तरह से सर्दी बढ़ेगी उसी तरह से कोरोना के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है और ऐसा माना जा सकता है कि 15 दिसंबर तक प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर आ सकती है। और बड़ी बात यह है कि पहली लहर की तुलना में आज जो मरीज मिले हैं, पहले जहां औसतन एक दिन में करीब 2200 तक अधिकतम मरीज मिल रहे थे, आज बीते 24 घंटे में जो मरीज मिले हैं उनकी संख्या 2762 है, यानी कि करीब 550 अतिरिक्त मरीज मिले हैं। प्रदेश में अब कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2,37,669 हो गई है। बीते 24 घंटे में कोरोना की वजह से 14 मरीजों की मौत हुई है और कुल मृतकों का जो आंकड़ा है वो 2130 हो चुका है। बड़ी बात यह है कि एक तरफ जब कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ रिकवर मरीजों की संख्या में गिरावट आ रही है। पहले की तुलना में अब जो रिकवर मरीज हैं उनकी संख्या में कमी हुई है। बीते 24 घंटे में 1993 मरीज कोरोना से ठीक हुए हैं। हालांकि कुल जो मरीज ठीक हुए हैं उनका आंकड़ा अब करीब 2,15,000 हो चुका है। और अब जोधपुर संभाग का रुख करते हैं और यहाँ की बड़ी खबर हमें बता रही हैं सहयोगी राजीव गौड़। त्योहारी सीजन के बाद एक बार फिर जिस तरीके से कोरोना वायरस के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार गंभीरता दिखा रहे हैं। आज उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निजी चिकित्सालय प्रबंधन के अलावा जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ साथ चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से भी फीडबैक लिया है और साथ ही स्पष्ट रूप से कहा है कि ये सेवा का मामला है, ये लाभ कमाने का मामला नहीं है। इसमें जहाँ तक संभव हो सके अपनी ओर से कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए मदद करें। अस्पतालों का प्रबंधन अच्छा रहे, बेड की प्रॉपर व्यवस्था रहे, ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था रहे और हर व्यक्ति इस बात का ध्यान रखे कि मास्क लगाए। और जिस तरीके से लगातार खुद मुख्यमंत्री इसको लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उससे आम जन में संदेश जा रहा है कि लोगों को ध्यान रखना है। पहले भी जिस तरीके से सबसे पहले लॉकडाउन राजस्थान में हुआ और उसके बाद मास्क को लेकर के जो कानून बना वो भी राजस्थान में बना है। और वहीं मास्क लगाने की पालना को लेकर जोधपुर के पुलिस कमिश्नर जोश मोहन लगातार कोशिश कर रहे हैं, तो कलेक्टर इंद्रजीत सिंह भी लगातार अधिकारियों के साथ बातचीत करने के अलावा सामाजिक संगठनों से फीडबैक भी ले रहे हैं। और चलिए अब बीकानेर संभाग का रुख करते हैं और यहाँ की बड़ी खबर हमें बता रहे हैं सहयोगी संजय पारिक। बीकानेर में आज कोरोना जागरूकता के तहत हारेगा कोरोना जीतेगा बीकाणा अभियान के तीसरे चरण का आगाज हुआ। संभागीय आयुक्त बीएल मेहरा और जिला कलेक्टर नमित मेहता ने कोरोना जागरूकता संबंधी कार्टून का विमोचन कर अभियान के तीसरे चरण का आगाज किया। इस अवसर पर संभागीय आयुक्त बीएल मेहरा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा कोरोना जागरूकता को लेकर विभिन्न प्रकार की गतिविधियां चलाई जा रही है। बीकानेर में भी जिला कलेक्टर नमित मेहता के निर्देशन में कोरोना जागरूकता को लेकर बेहतर कार्य हो रहा है और इसके अच्छे परिणाम भी आए हैं। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने कहा कि कोरोना जागरूकता के तहत आगामी 10 दिनों तक विभिन्न गतिविधियों का आयोजन होगा। इस दौरान प्रतिदिन विभिन्न वर्गों द्वारा कोरोना एडवाइजरी पालना की प्रतिज्ञा ली जाएगी और एनएसएस और एनसीसी कैडेट्स द्वारा जागरूकता रैली भी निकाली जाएगी। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का उद्देश्य है कि कोरोना जागरूकता संबंधी संदेश आमजन तक पहुंचे। आगे बढ़ते हैं, उदयपुर संभाग का रुख करते हैं और यहाँ की बड़ी खबर हमें बता रही हैं सहयोगी रवि शर्मा। अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में एसीबी उदयपुर की टीम ने आज अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधीक्षण अभियंता गिरीश जोशी के विभिन्न ठिकानों पर सर्च किया। इस दौरान एसीबी की टीम को गिरीश जोशी के आवास से कई जमीनों के दस्तावेज मिले, साथ ही 23 से ज्यादा बैंक्स में उनके खातों के बारे में भी एसीबी के हाथ जानकारी लगी है। फिलहाल एसीबी की टीम गिरीश जोशी के विभिन्न बेनामी संपत्तियों के बारे में भी
पड़ताल कर रही है। उदयपुर एसीबी की टीम ने आज एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता गिरीश जोशी के विभिन्न ठिकानों पर दबिश दी। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में एसीबी की टीम ने गिरीश जोशी के 5 ठिकानों पर सर्च शुरू किया। उदयपुर के आशीर्वाद नगर स्थित जोशी के निवास के अलावा पटेल सर्कल स्थित कार्यालय और नाथद्वारा स्थित पैतृक निवास पर भी एसीबी की टीमों ने एक साथ सर्च किया। इस दौरान एसीबी की टीम को अधीक्षण अभियंता और उनके परिवारजनों के नाम पर 23 से अधिक बैंक खाते और एक लॉकर की जानकारी मिली। इसके अलावा अभियंता और उसके परिजनों के नाम पर उदयपुर राजसमंद में व्यावसायिक, कृषि और आवासीय भूखंडों के कागजात भी मिले हैं। दरअसल एसीबी उदयपुर की टीम को गोपनीय सूत्रों से ये जानकारी मिली थी कि गिरीश जोशी ने अपने पद का फायदा उठाते हुए बेनामी संपत्ति और आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है। उसी के आधार पर एसीबी ने अभियोग पंजीकृत करते हुए इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। कोटा संभाग से बड़ी खबर बता रहे हैं बूंदी से सहयोगी भवानी सिंह। बूंदी एसीबी की टीम ने आज कार्यवाही करते हुए आबकारी निरीक्षक शिव प्रताप सिंह राणा सहित थाना आबकारी विभाग के ही एक कांस्टेबल को 10,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि ठेका मालिक से अलग अलग गांवों में शराब की सप्लाई करने हेतु ब्रांच खुलवाने के नाम पर प्रति महीने यह बंदी ली जाती थी। वहीं दूसरे अन्य ठेकेदार की शिकायत पर इस कार्यवाही को करते हुए आज बूंदी एसीबी की टीम ने कार्यवाहक निरीक्षक शिव प्रताप सिंह राणा व थाना के पाटन आबकारी के कांस्टेबल को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के बाद में आबकारी विभाग में हड़कंप मच गया। वहीं कार्रवाई के दौरान सबसे पहले कांस्टेबल को गिरफ्तार किया गया, जिसे सुहासा नहर के पास कार्रवाई करने के बाद गिरफ्तार किया गया और मौके से ही फरियादी द्वारा निरीक्षक शिव प्रताप राणा को वो फोन पर बात करवाई गई तो उसने अपने आप को कोटा होना बताया। इस दौरान एसीबी टीम द्वारा गश्त की गई और आरोपी निरीक्षक को बूंदी रेलवे पुलिया के नीचे से वाहन सहित गिरफ्तार किया गया है। आबकारी विभाग में यह धंधा लंबे समय से चल रहा था और अवैध रूप से शराब की बिक्री पर मंथली वसूली जा रही थी। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि एसीबी की यह बड़ी कार्रवाई होने के बाद अब आबकारी विभाग भी सत्ते में नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं और अजमेर संभाग की बड़ी खबर हमें बता रहे हैं हमारे सहयोगी यूनुस गैसावत। कोरोना जैसी महामारी के बीच प्रदेश के 21 जिलों के साथ नागौर जिले में भी पंचायती राज के चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में चुनाव आयोग के सामने सबसे बड़ी चिंता मतदान प्रतिशत को लेकर भी है। प्रदेश ही नहीं, देश भर में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए उपाय प्राथमिकता पर है। इसकी लगातार निगरानी भी की जा रही है। अब नागौर सहित प्रदेश के 21 जिलों में पंचायत समिति सदस्यों और जिला परिषद सदस्यों के होने वाले चुनाव को लेकर नागौर प्रशासन द्वारा जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। चुनाव हो लेकिन कोरोना गाइडलाइन की पालना भी सुनिश्चित हो। इसी सिलसिले में नागौर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी सहित निर्वाचन विभाग से जुड़े तमाम आला अधिकारी सहित विभिन्न राजनीतिक पार्टियों से जुड़े पदाधिकारियों के साथ कई मुद्दों पर चर्चा की गई। कोविड को लेकर पुख्ता इंतजाम करने और मतदान केंद्रों पर व्यवस्थाएं, मतदाता सूची और सेक्टर ऑफिसर पुलिस अधिकारियों के कार्य शक्तियां व गतिविधियों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। आदर्श आचार संहिता की पालना, रूट चार्ट, वीडियोग्राफी सुनिश्चित मतदान केंद्र तक पहुंचाने के लिए विशेष इंतजाम करने को लेकर चर्चाएं की गई। चुनाव आयोग ने इस बार मतदान केंद्रों पर शारीरिक दूरी, मास्क, हैंड ग्लव्स और थर्मल स्कैनिंग सहित तमाम इंतजाम मतदान केंद्रों पर किए जा रहे हैं। वहीं बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष इंतजाम इस बार रहेंगे। जयपुर संभाग की एक और बड़ी खबर बता रही हैं हमारे सहयोगी दीपक शर्मा। एक और जहां लव जिहाद को लेकर कानून लाए जा रहे हैं, वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसका विरोध किया है और बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा है।
उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि लव जिहाद भाजपा द्वारा राष्ट्र को विभाजित करने और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने के लिए निर्मित एक शब्द है। विवाह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला है। इस पर अंकुश लगाने के लिए एक कानून लाना पूरी तरह से असंवैधानिक है और ये कानून की किसी भी अदालत में खड़ा नहीं होगा। लव में जिहाद की कोई जगह नहीं है। विवाह एक व्यक्तिगत निर्णय है और वे उस पर अंकुश लगा रहे हैं, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छीनने जैसा है। ये सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने, सामाजिक संघर्ष को बाधित करने और राज्यों के संवैधानिक प्रावधानों की अवहेलना करने के लिए एक समझौता है, जो किसी भी आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करता है। आप सभी सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं।